हाँ, कितने थे? ज्यादा नहीं थे ना? 6 क्वेश्चन लेंस वाले। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेंस वाला छोड़ देंगे अभी फिर डिस्कशन से। चलो ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। स्नेहा नहीं बनाई क्या रे? नहीं किया होमवर्क क्या तुमने ऑनलाइन? ये बोल रही एक साथ करना डिस्कस, कंप्लीट नहीं हुआ। चलो फिर कल ही करते हैं डिस्कस, हटाओ। लाओ कॉपी दिखाओ फिर। बच्चा बोल रहा नहीं बना क्या? हाँ, कितना पार्ट दिया था? दोनों पार्ट दिया था। अच्छा ठीक, चलो बाद में कल ही करते हैं। पकड़ो बेटा। बात करेंगे लेंसेज की, है ना? लेकिन लेंसेज में कौन सा? थिन लेंसेज। ठीक, थिन का मतलब क्या? थिन लेंस का मतलब क्या होगा बेटा? कि उसका थिकनेस जो होगा, है ना बेटा, ठीक है, ये बहुत छोटा होगा किसके मुकाबले में? है ना? तो देखो बेटा, कोई भी लेंस जो हमारे हैं, है ना, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कॉन्वेक्स लेंसेज और दूसरा कॉनकेव लेंसेज। ठीक है, इनके आकार हम अलग अलग बना सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा बेटा, देखो इस तरह से, और कॉनकेव मतलब इस तरह से, है ना? कर्वेचर इक्वल, यहां भी दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल। ठीक है ना? तो इसका नाम हो गया बेटा, इसका नाम हो गया इक्वी कन्वेक्स। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों तरफ रेडियस हो लेकिन अलग अलग, इधर R1 इधर R2। यहां भी कर सकते हैं बेटा ऐसे हम लोग, इधर R1 और इधर R2। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बाई कॉन्वेक्स, इसका भी नाम हो जाएगा बाई कॉनकेव। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक तरफ प्लेन सरफेस हो, बोलो, और एक तरफ कर्व सरफेस हो, है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, यहां भी कह सकते हैं बेटा एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉनकेव, तो ये नाम हो गया प्लेनो कॉनकेव, है ना? कॉनवेव हो और एक तरफ कॉन्वेक्स हो, है ना? यहां भी कह सकते हैं बेटा से हम लोग कि एक तरफ ऐसा, है ना, कॉनकेवो
कॉन्वेक्स, और ये हो जाएगा बेटा क्या आकार का होता है ना। के लिए आएगा है कि नहीं, उसको छू के देखो, अगर बीच में मोटा हो और साइड में पतला हो तो ये हुआ, और साइड में मोटा हो बीच में पतला हो तो ये, समझ गए बात, समझ गए ना बेटा, है ना। ठीक है, हमेशा लेंस दुकान में तुम्हें ये दिखाता है, ये सर्किल का आकार है ना, और हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, हम लोग ऐसे देख रहे हैं इसको, ठीक है ना बेटा, है ना। एपर्चर कैसा है, सर्किल, एपर्चर कहलाएगा बेटा सर्किल। हाँ भाई, आवाज नहीं आई अभी। डीपीपी नंबर A7। चलो, डीपीपी नंबर A7। इसमें बताएं डीपीपी नंबर A7 में क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, और डीपीपी नंबर A7 में एक क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है। और कोई ऑनलाइन में और कोई बच्चा कुछ और पूछना चाहता हो, एक बच्चा 2 भी पूछना चाहता है। तो जो क्वेश्चन अभी सामने आए वो है 279, और एक बच्चा पूछना चाहता है 10 का सेकेंड। तो जो क्वेश्चन अभी नजर आए हैं वो ये हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलो, 11th डीबीपी नंबर B13, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद 7 पे आते हैं, 11 डीपीपी नंबर A9, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद 9 पे आते हैं, 11th डीपीपी नंबर C1, क्वेश्चन नंबर 7। और 10 के सेकंड पे आते हैं, 11th डीपीपी नंबर C1, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई, बता दो दिए सारे। अब कौन सा बच रहा है फिर? सारे ही तो बता दिए भाई, सबका लेखा जोखा नाम पता लिख दिया।
और क्या चाहिए इससे ज्यादा? सॉल्यूशन तुम्हारे पास रखे हैं, देख लेना। क्या कुछ कह रहा है, बोलना। पेज नंबर क्या है तो लिख दिया ना, डीपीपी नंबर B13 क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद तो किसी को भी दे देना, इसको भी जरूरत नहीं, वो छोटी क्लास के बच्चों को देगा, वो भी ऐसे डीपीपी पढ़ के छांट लेगा क्वेश्चन। पेज नंबर की जरूरत ही नहीं है। अब तो अगर 7वीं 8वीं तक के बच्चों को भी कहोगे, इवन 6ठी 5वीं के बच्चों को भी समझा दोगे कि भाई ढूंढना है, वो ढूंढ लेगा ऐसे। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चा एक कहना चाह रहा है कि क्या है, 7 समझ नहीं आया सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से थोड़ी ना समझना था ये। कौन है ये अनिरुद्ध? सॉल्यूशन से नहीं समझना बेटा, ये तो अपन ने 11th में हमने डिस्कस किया होगा, सर ने तब समझ में आ गया होगा ना आपको, उसकी बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन से क्यों समझोगे? ये तो हम ये कहते हैं कि भाई आपने 11th में समझा है, वहां पे आपके पास सॉल्यूशन रखे हुए हैं, यूं। सॉल्यूशन से थोड़ी ना समझना है तुम्हें। फिर एक बच्चा लिख रहा है, आदमी भूलता भी तो है, इसीलिए तो ये लिख के याद दिलाता हूं। अरे बेटा, इसीलिए लिख के याद दिलाता हूं कि भाई इंसान भूल जाता है, फिर अभी मैं बताऊंगा फिर भूल जाएगा, इसलिए लिख के नाम पता लिखवा दिया कि भाई ये एड्रेस है और ये है ये, ताकि बस ये लिखा हुआ रहे और देख ले बस। इसीलिए तो भूल जाता है, तब मैं जानता हूं ना बच्चा भूल जाता है, तभी तो ऐसे लिखा के छोड़ता हूं, ताकि बच्चा भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना? 9th का तो फिर भी दोबारा पूछने का मन हो तो फिर बात अलग है। ऐसे कौन सा वाला दोबारा पूछना है? क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा पूछना है, 9 दोबारा पूछना है। 9 में क्या है, एबीसी दे रखे हैं, एबीसी डिस्टिंक्ट है, x+1 इसको डिवाइड करता है, तो x बराबर -1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 9th बच्चे दोबारा समझना चाहते हैं, ठीक है, तो 9th बच्चे दोबारा समझना चाहते हैं, तो ये x-1 से डिवाइड हो रहा है, और x-1 से डिवाइड हो रहा है तो कितना होगा, a-2b + c 0 होगा, तो यानी कि a + c कितना हो जाएगा, 2b। तो a b c किस में होंगे, AP में। अभी अपन PNC में कई बार सवाल आता है कि 3 AP में नंबर लेने हैं, तो हम A और C का सिलेक्शन कैसे करते हैं, या तो दोनों इवन सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर दोनों ऑड सेलेक्ट कर लेते हैं, बस। तो दोनों इवन दोनों ऑड, तो अब देखो कितने इवन कितने ऑड हैं, 1001 इवन 1001 ऑड, तो बस 1001 इवन में से 2 ले लो और 1001 ऑड में से 2 ले लो, ये हो जाएगा। इवन में से 2 ले लिए और ऑड में से 2 ले लिए, बस, या तो दोनों इवन ले लिया दोनों ऑड ले लिए। लेकिन इसमें A और C आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, जो A है वो C बन सकता है, क्योंकि 2 नंबर सेलेक्ट किए, लेकिन A और C पोजीशन वाइज चेंज अलग अलग होंगे ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों इवन नंबर सेलेक्ट करना, ये दोनों ऑड नंबर सेलेक्ट करना, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, बस ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद बच्चा कह रहा है सर 7 भी दोबारा समझा दो। अच्छा, 7 भी दोबारा पूछ लो, ठीक है। तो 7 में दोबारा क्या पूछना है कि इसके 4 फैक्टर दे रखे हैं, PA, PB, PC, PD, इन सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि PX - 3 के 4 रूट हैं, कौन कौन से, x - a, x - b, x - c और x - d, क्योंकि इन चारों पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब इसके 4 रूट हो जाएंगे कितने, x - a, x - b, x - c और x - d। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि PE 5 है, तो E की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती, वो हमें देखना है। तो PE कितना दे रखा है, P - 3 कितना हो जाएगा, E - a, E - b, E - c और E - d। ये 5 दे रखा है, तो ये टोटल कितना बच जाएगा, 2। अब ABCD के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ABCD सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। अब ये सारे डिफरेंट इंटीजर हैं और इनका प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2, और 2
के तो फैक्टर 2 1 या 1 2 ही हो सकते हैं और तो कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब इन 4 में से 3 को 1 होना पड़ेगा। कैसे पॉसिबल है ही नहीं। कोई से भी डिस्टेंट इंटीजर लो, ये एक साथ सारे 1 कैसे होंगे, हो ही नहीं सकते। क्योंकि ए बी सी डिफरेंट है, मान लो ए बी सी भी डिफरेंट है, ई भी क्या है, डिफरेंट है। तो ए को तुमने मान लीजिए 7 ले लिया, 6 ले लिया, और एबीसी को 1 2 3 लिया, तो सारे एक साथ 1 कैसे आएंगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। सारे एक साथ 1 कैसे आएंगे, क्योंकि इसके तो फैक्टर 2 1 या 1 2 ही हो सकते हैं। इसका मतलब 4 में से 3 को तो 1 ही बनना पड़ेगा, और 4 में से 3 एक साथ 1 होंगे ही नहीं, बस। तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो चारों आंसर आ जाएंगे। फिर एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड भी दोबारा बता दो। चलो, तो सेकंड में क्या है, सेकंड में ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मोड है, ठीक है। तो मोड ए प्लस मोड बी वाला हमें इसको बना लेना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 70 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो टर्म लिखी हुई है, इसमें से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक तो 1 हो जाएगा, बचे हुए को मोड में लिख देंगे अपन। तो ये वो प्रॉपर्टी बन जाएगी मोड ए प्लस मोड बी बराबर मोड ए प्लस बी। क्या होता है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0, बस उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये तीनों मैंने दोबारा बता दिए हैं, ठीक है। यस और नो में बोलें एक बार ऑनलाइन वाले। चलो ठीक है, इसके बाद क्या था और होमवर्क में, बस यही था। चलो, तो क्लास नोट्स निकालो। कहां तक पहुंच गए थे हम, पीरियोडिक पे पहुंच गए थे। होमवर्क में तो नहीं दिया था कोई क्वेश्चन मैंने, चलें तो शुरू करते हैं। एक बच्चा कह रहा है 3 फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए दिए थे। 3 फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए नहीं दिया था मैंने तो कहा था कि मैं कराऊंगा, तो मैं बिना सिखाए करने के लिए थोड़ी ना दूंगा। तुम तो एक एक बार सीखने के बाद ही दोबारा पूछ लेते हो। अरे, जो बच्चे एक बार सीखने के बाद भी दोबारा पूछते रहते हैं, उनको कोई चीज बिना सिखाए होमवर्क में दे सकते हैं क्या, बोलो बताओ। कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। हाँ ऐसे हाँ ना तो बोला करो, मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोला भाई। जो बच्चे एक बार लिखने हो के भी कहते नहीं सर दोबारा फिर बता दो, उन बच्चों को कोई चीज बिना पढ़ाए होमवर्क में दी जा सकती है, बोलो नहीं। सवाल ही पैदा नहीं हो तो वो चीज बिना पढ़ाए देने का, तो ये तो अभी पढ़ाई नहीं थी बेटा, ये कैसे दे जाता मैं बताओ तो। तो y इक्वल्स टू कितना है, साइन कॉस एक्स, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब हमें फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो देखो प्रॉपर्टी से हम एक पीरियड निकाल सकते हैं ना, बाय प्रॉपर्टी, बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के यूज से इसका मैं वन ऑफ द पीरियड कितना बता सकता हूं, 2 पाई। बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी वन ऑफ द पीरियड कितना बता सकता हूं मैं, 2 पाई।
by use of property one of the period t equals to कितना है 2 पाई by use of property one of the period t equals to कितना है 2 पाई, है ना। तो वन ऑफ द पीरियड t equals to कितना है 2 पाई। तो फंडामेंटल पीरियड में भी क्या हो सकता है मेरे पास 2 पाई हो सकता है, 2 पाई बाई 2 हो सकता है, 2 पाई बाई 3 हो सकता है, 2 पाई बाई 4 हो सकता है। भाई अगर मुझे वन ऑफ द पीरियड 2 पाई मिल गया तो 2 पाई से बड़ा तो पीरियड हो नहीं सकता फंडामेंटल, क्या हो सकता है 2 पाई या उससे छोटा। अब जैसे हम जानते हैं कि भाई कोई भी पीरियड है तो उसके इंटीजर मल्टीपल भी वन ऑफ द पीरियड होते हैं, तो फंडामेंटल पीरियड इंटीजर डिवीजर में से कुछ हो सकता है। भाई ऐसा ही तो हो सकता है कि पाई फंडामेंटल आ रहा हो तो भी 2 पाई वन ऑफ द पीरियड हो सकता है, 2 पाई बाई 3 फंडामेंटल पीरियड हो तो भी 2 पाई वन ऑफ द पीरियड हो सकता है, पाई बाई 2 फंडामेंटल पीरियड हो तब भी 2 पाई वन ऑफ द पीरियड हो सकता है। तो अगर 2 पाई वन ऑफ द पीरियड है तो यानी कि इनमें से कोई भी एक क्या हो सकता है फंडामेंटल पीरियड हो सकता है। अब इनमें से कौन सा फंडामेंटल पीरियड है इसे चेक करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, चेक करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। चेक करने का मतलब हम चेक ही कर सकते हैं 1 बाय 1। क्या सबसे पहले मैं चेक कर सकता हूं किस पे, पाई पे, है ना। किस पे चेक करूंगा, पाई पे, है ना। तो पाई पे चेक करूंगा तो कैसे चेक करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कितना हुआ, साइन कॉस एक्स प्लस पाई। तो साइन पाई कॉस एक्स प्लस पाई कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस के साइन कॉस एक्स हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि यार ये तो एफ एक्स के बराबर नहीं आया, ये तो एफ एक्स के बराबर नहीं आया। चलो फिर मैं और चेक कर रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 चेक करूंगा तो क्या वो एफ एक्स के बराबर आएगा, नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि cos x प्लस 2 पाई बाई 3 लिखूंगा तो अगेन वापस cos x नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये इस तरह के कुछ भी एफ एक्स के बराबर नहीं आएंगे। अब इनमें से कुछ भी एफ एक्स के बराबर नहीं आए, इसलिए मैं नीचे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, therefore t equals to 2 पाई is fundamental period। t equals to 2 पाई क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा। अगले एक और सवाल को समझते हैं फिर बात करेंगे। तो मैंने इसके बाद वाले पे चेक किया और मुझे पता लग गया ये पीरियड नहीं बन रहा। भाई ये कहाँ आया इसके बराबर, इसका मतलब पाई इज नॉट पीरियड, पाई पीरियड नहीं है ना, ये नहीं आया, इसका मतलब ये भी पीरियड नहीं होगा। तो इस तरह का कोई भी पीरियड नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली 2 पाई क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर एक्स का चूज करना था, तो बाई यूज ऑफ प्रॉपर्टी, अब आप समझे मैं अगर प्रॉपर्टी से देखूं इसका तो इसका वन ऑफ द पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, वही कंपोजिट है साइन एक्स का स्क्वायर, तो वन ऑफ द पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, वन ऑफ द पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। अब वन ऑफ द पीरियड 2 पाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड में भी क्या क्या हो सकता है, वही 2 पाई हो सकता है, 2 पाई बाई 2 हो सकता है, 2 पाई बाई 3 हो सकता है, 2 पाई बाई 4 हो सकता है। फिर मैं चेक कर रहा हूं, है ना, तो चेक सबसे पहले किस पे करूंगा, पाई पे करूंगा, 2 पाई के बाद पाई आता है पहला, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई पे चेक किया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई, ये कितना हो गया, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बराबर कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये तो एफ एक्स के बराबर आ गया। अब ये एफ एक्स के बराबर आ गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया टी इक्वल्स टू पाई इज ऑल्सो पीरियड। अब टी इक्वल्स टू पाई पीरियड आ गया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि टी इक्वल्स टू 2 पाई इज नॉट फंडामेंटल पीरियड, कि टी इक्वल्स टू 2 पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, लेकिन पाई फंडामेंटल पीरियड है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई 2 पाई से छोटा मुझे पीरियड मिल गया, इसका मतलब अब 2 पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता, लेकिन पाई फंडामेंटल पीरियड है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक किस पे करना पड़ेगा कि भाई मैं देख रहा हूं एफ ऑफ एक्स ऑफ 2 पाई बाई 3, क्या ये एफ एक्स के बराबर आएगा, नहीं,
वो ऑब्जर्वेशन से हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें लिख के काम करना पड़े। भाई आज समझ लो ना, साइन 2x प्लस 1 पाई/3 करेंगे तो वापस साइन x थोड़ी ना बनेगा, वो तो पाई था तो बन गया, तो उससे तो नहीं बनेगा। या मान लीजिए अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 पाई/4 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई/2 हो गया, तो ये तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, तो ये तो एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बाकी वाले कोई भी बराबर नहीं आएंगे, और ये नहीं आएंगे इसलिए हम क्या कह देंगे, इक्वल्स टू पाई इज फंडामेंटल पीरियड, इक्वल्स टू पाई इज फंडामेंटल पीरियड। पर बिना कंफर्म करे कुछ नहीं कह सकते हैं, और चेक करने के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ 2 पाई के सब मल्टीपल पे चेक किया, कोई भी नहीं आ रहा था, तो फिर 2 पाई फंडामेंटल हो गया। यहाँ 2 पाई के बाद पाई पे आ गया, तो 2 पाई नहीं है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन पाई को बोलने से पहले उसके भी छोटे वाले पे हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो वो 2-3 ऑब्जर्व किए हमने, पता लग गया कि नहीं आ सकता, तो फिर फाइनली पाई क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो गया। अब ये दोनों लिखो, उस थर्ड वाले के लिए फंडामेंटल पीरियड निकाल के बताना है ना, ये दोनों लिख लें और थर्ड वाले के लिए फंडामेंटल पीरियड निकाल के बताएं। पाई/2, ठीक है। थर्ड वाले का फंडामेंटल पीरियड आ रहा है पाई/2, करेक्ट है। आयुष लिख रहा है, सर अनम्यूट अस, हमें अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया भाई। अनम्यूट वाला ऑप्शन कर दिया है मैंने। आ गया थर्ड वाले का पाई/2 आ रहा है। थर्ड वाले का फंडामेंटल पीरियड पाई/2 आ रहा है। भाई 2 पाई तो वन ऑफ द पीरियड आएगा, फिर हम पाई पे चेक करेंगे, वो भी सेटिस्फाई करेगा, और पाई/2 भी कर रहा है, क्योंकि पाई/2 पे साइन कॉस और कॉस साइन बन जाएगा। तो जो थर्ड वाला है उसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ रहा है, पाई/2। जो थर्ड वाला है उसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ रहा है, पाई/2। आ रहा है पाई/2। थर्ड वाले का फंडामेंटल पीरियड पाई/2 मुझे करने की जरूरत है नहीं है,
जो घर बैठे हैं उनका आ गया थर्ड वाले का फंडामेंटल पीरियड पाई/2। एक बच्चा लिख रहा है सर कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो बच्चा लिख रहा है कि सर एक बार कर दीजिए। तो इसमें हमें क्या करना था, वही बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी वन ऑफ द पीरियड 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड में भी क्या क्या हो सकते हैं, 2 पाई, 2 पाई/2, 2 पाई/3, 2 पाई/4, ये सब हो सकते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं, तो पहले हम चेक कर रहे हैं किस पे, एफ ऑफ पाई पे, है ना, पाई पे हम चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कितना हो गया, मॉड साइन एक्स प्लस पाई और मॉड कॉस एक्स प्लस पाई, है ना। तो ये कितना हो गया, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। तो अगेन किसके बराबर आ गया, एफ एक्स। इसका मतलब t इक्वल्स टू पाई इज ऑल्सो पीरियड। इसका मतलब 2 पाई इज नॉट फंडामेंटल पीरियड। फिर चेक कर रहे हैं हम किस पे, 2 पाई/3 पे चेक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई/3 एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा। फिर हम 2 पाई/4 पे चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2, तो हम देख रहे हैं कि मॉड साइन एक्स प्लस पाई/2 प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस पाई/2 ये है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो ये अगेन एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब t इक्वल्स टू पाई/2 इज ऑल्सो पीरियड। अब t इक्वल्स टू पाई/2 पीरियड आ गया, इसका मतलब पाई इज नॉट फंडामेंटल पीरियड, पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। लेकिन अभी पाई/2 फंडामेंटल पीरियड है, ये अभी नहीं कह सकते। फिर मैं चेक कर रहा हूं, 2 पाई/5 पे चेक कर रहा हूं, एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा। 2 पाई/6 पे चेक करूंगा, एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो अब मैं कंफर्म हूं कि t इक्वल्स टू पाई/2 इज फंडामेंटल पीरियड। t इक्वल्स टू पाई/2 क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा। सर हाँ, सर जैसे जब पाई पीरियड आ गया, बोल कौन रहा है ये, सर हर्ष अग्रवाल। अच्छा हाँ बोलो। सर टी इक्वल टू पाई पीरियड आ गया, तो हम्म, मतलब फिर मतलब यही ना होगा कि उस फंडामेंटल पीरियड भी पाई का इंटीग्रल डिवीजन ही हो सकता है, तो 2 पाई/3 तो नहीं ना चेक करना पड़ेगा वैसे भी। नहीं तो ऐसे हर बार थोड़ी ना लिखूंगा, मैंने एक 2 पाई लिखा, उसके इंटीजर डिविजन पे देख लिया मैंने। अब कहने को तो कर सकते हो कि पाई आ गया तो फिर अब पाई के ले लो, फिर मान लो पाई/2 आ गया तो फिर पाई/2 के लिखूंगा, कर सकते हैं। पर अब वैसे बार बार कौन लिखता रहेगा। नो सर, उससे मतलब वैल्यूज थोड़ी ठीक आ रही थी। ठीक है कर लो, ठीक है चलो, हो गया ये। अगला सवाल लिखो। लिख लिया ये, तो अगला लिखो, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर पीरियोडिक और नॉट। इफ पीरियोडिक देन फाइंड पीरियड। Check whether the following function are periodic or not. If periodic, then find period. अच्छे सवाल हैं तीनों। Check whether the following function are periodic or not. If periodic, then find period. If periodic, then find period. If periodic, then find period. If periodic, then find period.
check whether the function are periodic or not, or if periodic then find period. अब देखो, ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं उस थॉट के लिए है कि जैसे एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि भाई अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है तो कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड क्या होता है, वही होता है जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होता है। अब यहाँ जो तीनों हैं ये कंपोजिट है और तीनों में अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन पीरियोडिक। तीनों में अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन पीरियोडिक, है ना, नॉन पीरियोडिक है। अब हम ये बताएंगे यहाँ पे कि अगर अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है तो जो कंपोजिट होगा वो पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस सवाल को कराने के पीछे जो थॉट है वो यही है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा रिवर्स में प्रॉपर्टी को समझ लेता है कि जैसे हमने तो कहा कि भाई अगर अंदर वाले का पीरियड टी है तो उस कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड कितना होगा, टी। और फिर बच्चा चूंकि टैलेंटेड होता है तो वो अपनी तरफ से अच्छा है कि ठीक है, फिर इसका मतलब अगर अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है तो फिर कंपोजिट भी पीरियोडिक नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर वाला का पीरियोडिक नहीं है तो कंपोजिट पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो उस कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड कितना होने वाला है, वही होने वाला है जो अंदर वाले फंक्शन का क्या है, पीरियड है। ठीक है, तो अब जैसे पहले वाले को मैं करना चाहता हूँ, तीनों में अंदर वाले नॉन पीरियोडिक है। अब अभी हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, भाई इसमें वो दो अप्रोच तो काम में आएगी नहीं पीरियोडिक जांचने की, जो हमारे पास दो अप्रोच है। कौन कौन सी दो अप्रोच है कि भाई डोमेन, तो डोमेन इसकी आर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो उससे हम नहीं कह सकते कि पीरियोडिक है। दूसरा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, साइन, तो कहीं पे पॉजिटिव होगा कहीं पे नेगेटिव होगा। तो उन दो अप्रोच से तो हम इसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। उन दो अप्रोच से हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, तो उससे तो हमारा काम होगा ही नहीं। तो अब देखो, लेकिन अब अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहा कि ये फंक्शन कौन सा है, पीरियोडिक है या नहीं है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये नॉन पीरियोडिक है। ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है। तो अभी इस कंपोजिट के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं एक स्टेप सोल्व करके इसको ऐसे लिख दूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फिर मैं इसके बारे में कह सकता हूं इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, इसका कितना है 2 पाई, इसका 2 पाई और इसका 2 पाई, तो इसका भी वन ऑफ द पीरियड कितना होगा, 2 पाई। तो अगर मैं इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है और इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई। सेकंड वाले के बारे में सोचें, बताएं।
सेकंड वाला पीरियोडिक है, पीरियड बताओ कितना है 4। सेकंड वाला पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना आ रहा है 4। पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना आ रहा है 4। फिर हमारे पास ऑब्जर्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। किससे ऑब्जर्व किया, a माइनस बी से, ग्राफ से। दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, π/2 x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकता हूं। तो ये कितना बन जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। ये ग्राफ से कर लें, चलो इससे करो तो देखा इससे आता है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। सर बीच में माइनस साइन होगा। और उससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो इससे देखो, क्या इससे पीरियड निकाल पा रहे हो, आ रहा है 4, इससे पीरियड 4 आ रहा है। आ रहा है, कैसे आया, इसका पीरियड कितना है 2π/π/2, कितना आया 4। इसका पीरियड कितना है 1, 2/π। फिर कहाँ कुछ कह पाएंगे, कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक रेशनल एक इरेशनल। ग्राफ, चलो इससे कुछ नहीं कह पा रहे हैं ना, इसको डिफाइन करके इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, 0 से 1, 0 to 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, साइन 0 0, वन से 2 1, 2 से 3 0, 3 से 4 -1, 3 से 4 में 3, साइन 3π/2 -1, फिर 4 से 5 में 0, 5 से 6 में 1, 6 से 7 में 0। तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ रिपीट होगा और कितने इंटरवल के बाद रिपीट होगा, 4।
कितने इंटरवल के बाद रिपीट होगा? 4। और 4 इंटरवल के बाद ये रिपीट होगा, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है? 4। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है? 4। तो ये पीरियोडिक है और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है? 4। 4 इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, तो इसका जो वन पीरियड आएगा वो फिर, और ग्राफ बना लिया तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये कौन सा पीरियड है? फंडामेंटल पीरियड है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। थर्ड वाले के बारे में बताएं। नॉन पीरियोडिक कैसे? तो भाई यार सब पहले से पता रहता है, क्या बात है। अब देखो, अगर हम थर्ड वाले के बारे में बात करें तो थर्ड वाला अब ये एक अपना एक अलग सवाल है। इसमें भी हम कुछ नहीं लगा पाएंगे ना। इसमें क्या है कि डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रही है, उससे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे भी तो भी 2x cos x स्क्वायर आएगा, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है तो भी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसका ग्राफ भी नहीं बना सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर पे साइन लगेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है इतना आसान। फिर इसके बाद ग्राफ भी नहीं बना सकते, तो कोई अल्टरनेट नहीं है इसके लिए अपने पास, है ना। अब जब कोई अल्टरनेट नहीं है तो फिर क्या करें? फिर एक अल्टरनेट रहता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाला, डेफिनेशन भी तो है। फिर एक अल्टरनेट बचता है कौन सा? एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाला, एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाला। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाले की अगर हम बात करें तो मैं इसको चेक करता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स को। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी टू एफ एक्स को चेक करूं तो साइन एक्स प्लस टी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एक्स स्क्वायर। वो लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। वो लिखा है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। अब इसमें मान लो n बराबर 0 के लिए मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2tx प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 0 और माइनस 2x आ गई। अच्छा, पीरियड क्या होता है? पीरियड तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहां जो मुझे नंबर मिले क्या उसमें से कोई भी पॉजिटिव नंबर है? नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। चाहो तो 1 2 किसी पे भी और पे चेक कर सकते हैं अपन। तो अगर यहाँ पे t की कोई मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती, 1/2 1 3/2 इस तरह का कोई पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाता, तो फिर मैं कह देता कि ये फंक्शन क्या है? पीरियोडिक है। लेकिन मुझे तो क्या मिला? एक तो 0 मिला, वो भी t नहीं हो सकता, और जो दूसरा जो t मिला वो एक वेरिएबल मिला ना, -2x।
जो दूसरा टी मिला वो क्या मिला, एक वेरिएबल मिला -2x, तो वो भी नहीं हो सकता। तीनों के लिए तीन अलग अलग तरीके से हमें सोचना पड़ा। एक में हम इससे गए, एक में हम ग्राफ से गए। हालांकि दूसरे वाले में जो पहले कर रहे थे उससे भी आगे बढ़ सकते थे। अच्छा ये बताओ, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम तो डिफाइन नहीं होता, एचसीएफ डिफाइन होता है कि नहीं होता है? एचसीएफ भी नहीं होता। नहीं पता, एचसीएफ भी नहीं होता है। चलो सोचना, फिर करेंगे इस पे बात। बहरहाल अभी तो मैंने उसको किससे बता दिया, ग्राफ से। ये क्लियर है ना? तो अगर यहाँ पे टी की कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलती हमें तो फिर हम ऐसा कह सकते थे। तो चाहो तो नीचे एक लाइन लिख लो ताकि हमें याद रखे। बोलू, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, नीचे एक लाइन लिख लें, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स गिव, if f of x plus t equals to fx gives positive value of t, if f of x plus t equals to fx give positive value of t which is independent of x, if f of x plus t equals to fx gives positive value of t which is independent of x, positive value of t which is independent of x, then function is periodic, then function is periodic। ठीक है, तो फिर फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। दोबारा बोलूं, मैंने बोला कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स गिव्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देन फंक्शन इज पीरियोडिक। तो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, पीरियोडिक। तो अगर इस मेथड से जाते हैं तो ध्यान रखें कि हम सिंप्लीफाई करें। अगर टी की कोई पॉजिटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वैल्यू मिल जाती है तो हम कह देंगे फंक्शन पीरियोडिक है, अदरवाइज क्या होगा, नॉन पीरियोडिक है। तो ये था अपने पास पीरियोडिक से रिलेटेड। मैं दो सवाल तो मैं दे देता हूं जिन पे तुम विचार कर सकते हो घर पे। चलो दो क्वेश्चन लिखें। सर हाँ सर, कल जब ऐसा आया था वो एलसीएम से नहीं, नॉट डिफाइंड आया, हाँ, तो ग्राफ से क्यों नहीं चेक किए थे? किसका? उसका मुझे ग्राफ बनाना ही नहीं आता, मुझे पता है। Find period of function fx which satisfying the relation f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6. Find period of function fx which satisfying the relation fx plus f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6. और एक और सवाल लिखें, फाइंड रेंज ऑफ f of gx, फाइंड रेंज ऑफ f of gx। fx दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और gx दे रखा है
sin पाई एक्स प्लस cos पाई 1 minus 2 greatest integer x upon 2 plus 8 fractional part x by 2. 8 fractional part x by 2. Find range of fog x. f of gx की रेंज निकालनी है. fx के बारे में दे रखा है 1/1 plus x square और gx के बारे में दे रखा है sin pi x plus cos pi 1 minus 2 greatest integer x upon 2 plus 8 fractional part x by 2. नहीं अभी थोड़ी ना करना है. मैं तो क्वेश्चन लिखा होगा तो आगे बढ़ेंगे, पर अभी नहीं करना है. इसके बाद हमें पढ़ना है इनवर्स फंक्शन. क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? हटा दूं बोर्ड पे से? नो सर. क्या नो बोल रहा है क्या? लिख लिए ना? यस सर. चलो इनवर्स फंक्शन में आ जाओ. इसमें लिखें इफ y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx a to b is a bisective function, is a bisective function if y equals to fx a to b is a bisective function, then there exists always a unique bisective function, unique bisective function x equals to gy b to a, x equals to gy b to a is present such that a comma b belongs to f, then b comma a belongs to g. अगर a comma b f को बिलोंग करता है तो b comma a किसको बिलोंग करेगा? g को. f and g, fx and gx are called inverse of each other. fx and gx are called inverse of each other, and fx and gx are called inverse of each other. मतलब f इनवर्स बराबर g आप लिख सकते हैं, या g इनवर्स बराबर आप f लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो गया? f. क्या ये कह रहा है वो समझे. ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू fx इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. इसमें ये चीज इंपोर्टेंट कि फंक्शन का क्या होना जरूरी है? बाइजेक्टिव. एक फंक्शन का इनवर्स हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो क्या हो? बाइजेक्टिव. क्यों, वो भी मैं समझाऊंगा. तो y इक्वल्स टू fx a to b इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. अगर a to b y बराबर fx एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज ए यूनिक बाइजेक्टिव फंक्शन x इक्वल्स टू gy b to a इज प्रेजेंट. एक प्रेजेंट होगा ही होगा, ये तय है, और वो केवल और केवल एक ही होगा. सच दैट अगर a भी f का एलिमेंट है तो b a किसका एलिमेंट हो जाएगा? g का. fx और gx को हम एक दूसरे का क्या बोल देते हैं? इनवर्स. fx और g को हम एक दूसरे का क्या बोल देते हैं? इनवर्स.
आप रिप्रेजेंटेशन में एफ इनवर्स बराबर जी लिख सकते हैं, जी इनवर्स बराबर एफ लिख सकते हैं, या वो चीज वही है कि अगर हम इनवर्स का वापस इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एफ, इनवर्स का वापस इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एफ। अब ये जो बाइजेक्टिव की कंडीशन है ये क्यों आई उसको थोड़ा सा समझे, कि जैसे मान लीजिए मैं ये फंक्शन होता मेरा ए टू बी, है ना, ये x1, x2, x3 और y1, y2 और y3, या मान लीजिए ये फंक्शन होता a टू b, है ना, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये फंक्शन होता। तो अब देखो अगर मान लीजिए ये है ना, और ये है, दो फंक्शन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू होगा तो मैं तुमसे पूछूंगा कि x1 की इमेज क्या है, y1, और y1 की इमेज क्या हो जाएगी, x1। तो जब तुम x से y डिफाइन करने की बात करोगे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं तुमसे कहूं कि y से x में फंक्शन देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर y से x में फंक्शन देखेंगे तो कोई y खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा, एक y कितने x से जुड़ना चाहिए, एक। लेकिन यहां अगर तुम बात करोगे तो फंक्शन तो है, फंक्शन तो ये मैंने इधर जोड़ दे, फंक्शन तो ये भी है, फंक्शन ये भी है, लेकिन इसका मैं इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं, इसका इनवर्स नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि जब मैं इधर से इधर की बात करूंगा तब तो ये फंक्शन है, लेकिन जब मैं इधर से इधर की बात करूंगा तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, एक तो इंटू है, सिर्फ इंटू होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मान लीजिए अगर ऐसा होता तो भी मैं फंक्शन तो नहीं कर पाता ना, x1, x2, x3, y1, y2, y3 और y4, मैं कह देता कि भाई ये 1 1 जुड़े हुए हैं, तो भी फंक्शन तो था लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता। फंक्शन तो है, फंक्शन तो ये भी है, फंक्शन ये भी है और फंक्शन ये भी है, लेकिन यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, यहां पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यहां पे भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए फंक्शन पे क्या लगाना जरूरी है, बाइसेक्टिव, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू, क्योंकि मेन ही 1 होगा तो भी जब हम इधर से इधर जाएंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम राइट टू लेफ्ट वापस जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ करेगा, एक y के लिए दो एक्स नहीं हो सकते, इसीलिए ये कंडीशन लगाई जाती है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइसेक्टिव। लिखो तो लिखो, नहीं तो ऐसा कोई इसकी लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने सिर्फ समझा भाई बाइसेक्टिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि बाइसेक्टिव होगा तभी हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ जा सकते हैं, तो उसके लिए पहले फंक्शन का क्या होना जरूरी है, बाइसेक्टिव, तभी हम उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम इस तरह के किसी फंक्शन की बात करेंगे जो मेनी 1 हुआ या इंटू हुआ, तो मेनी 1 इंटू के केस में जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो फंक्शन की कैटेगरी में ही नहीं आ पाएगा, और फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम किसकी कंडीशन लगाते हैं, बाइसेक्टिव की। और फिर ऑब्वियसली जब हम इधर से इधर जाएंगे तो भी ये फंक्शन क्या रहने वाला है, बाइसेक्टिव ही रहने वाला है, क्योंकि वही सारे एक्स एसोसिएटेड हैं, यस, ऑन टू होगा, कोई भी दो से रिलेट नहीं हो रहा, इसलिए क्या होगा, 1 1 होगा। तो इसलिए ये क्लियर है ना, बाइसेक्टिव की कंडीशन क्यों लगा रही है हम, है ना, तो वही है इसे। अब तो कोई भी फंक्शन जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स है ना, ये मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये कोई फंक्शन है r, तो क्या मैं इसका इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं, y इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, नहीं, अब इसका इनवर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब इनवर्स तो डिफाइन तब किया जा सकता है जब वो क्या हो, पहले 1 1। अभी ये फंक्शन कौन सा है बता सकते हो, y इक्वल्स टू साइन एक्स r टू r, कौन सा फंक्शन है, मेनी 1 इंटू फंक्शन है, ये मेनी 1 एंड इंटू है, इंटू इसकी रेंज -1 से 1 जाएगी, कोडोमेन कितनी दे रखी है r, कोडोमेन कितनी दे रखी है r, जबकि रेंज कहां से कहां तक जाएगी, -1 से, तो अभी ये फंक्शन इंटू है ना। अच्छा अब मान लो अब मैं लिखूं तो
अब कौन सा फंक्शन है ये? हाँ, तो अब ये मेनी वन और ऑन टू, लेकिन इनवर्स अभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, मेनी वन एंड ऑन टू। अब मुझे इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो पहले कहीं ना कहीं मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, वन वन। तो मैं एक बाउंडेशन ले लूं कि भाई मैं यहां से यहां तक की बात करूं ना, कोई सा भी। तो साइन एक्स का ग्राफ देखा ना अपन ने कि भाई साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा इंटरवल ले लूं जिसमें ये क्या रहे, वन वन भी रहे। तो एक ये इंटरवल उठा लूं और क्या है, ऐसे कोई सा भी एक इंटरवल मान लीजिए मैंने उठा लिया, तो ये इंटरवल उठा लिया, इसमें क्या रहेगा, वन वन भी रहेगा। तो अगर यहां से यहां तक की बात करूंगा तो क्या रहेगा, वन वन। तो अब ये वन वन ऑन टू है, अब ये क्या है, वन वन एंड ऑन टू है। तो इसका मतलब ये बाइसेक्टिव है। तो अब हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इनवर्स निकालना तो बहुत आसान सी चीज है ना। जैसे ये y किसके टर्म्स में लिखा हुआ है, x, तो x को किसके टर्म्स में, भाई ये y बराबर साइन x लिखा हुआ है, तो ये एक तरह से y बराबर fx है। तो इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसको x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाता है। तो ये x को कहीं ना कहीं हम किसके टर्म्स में ले आएंगे, gy। अब जो f इनवर्स x आपको लिखना है वो आपका कितना हो जाएगा, gx। या मैं ये कह दूं कि अगर ये gy है मेरे पास, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई f इनवर्स x या gx लिखो, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और जब ये लिखेंगे तो डोमेन रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन। तो ये -1 से 1 से लेके कहां जाएगा, -π/2 से π/2, उल्टा हो जाएगा ना, एक्स वाई बन जाएगा और वाई एक्स बन जाएगा। उसमें भी तो सीखा था अपन ने, वो रेंज निकालने का जो मेथड चाह रहा था, कन्वर्ट पाई इक्वल्स टू एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी वाई, वही चीज है। तो फिर आप जब ये कंफर्म कर लें कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है, तो फिर आप बड़े आसानी से एक्स को किसके टर्म्स में ले आए, वाई। तो जो एक्स को वाई के टर्म्स में लाएगा बस वही आपका जी वाई हो जाएगा। आप gx लिखना चाहें तो y की जगह क्या पुट कर दें, x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन ये जरूरी है कि पहले वो फंक्शन क्या हो, वन वन हो और ऑन टू हो। हर फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी नहीं है, तो हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन बाइजेक्टिव है तो कंफर्म है उसका एक इनवर्स फंक्शन होगा, और वो केवल और केवल एक ही होगा, एक से ज्यादा किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकते हैं। चलो कुछ सवाल करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखें, इफ पॉसिबल then find inverse of y equals to 2x plus 3, y equals to 2x plus 3, 0 to 1 से लेके 3 to 5। if possible then find inverse of y equals to 2x plus 3, 0 to 1 से लेके कहां तक है, 3 to 5। अब ये कह रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे ये लिख लिया वाला सबने। तो अब मुझे इसको वन वन ऑन टू बताना है पहले, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं ना। वो अब हमारी इच्छा है कि हम कौन से एक तरीके से इसको वन वन ऑन टू बताएं, वो अपने मैटर है ना, वो कोई से ही बता सकते हैं। अब जैसे तो y बराबर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं। अगर y बराबर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है तो इसका तो मैं ग्राफ ही बना लूं। कहां से कहां तक बनाना है, 0 to 1 में 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 3, और 1 पे कितनी होगी, 5। ये एक लाइन सेगमेंट ही तो बनेगा, ये लाइन सेगमेंट बनेगा, 5 तो 3, तो ये क्या बनने वाला है, एक लाइन सेगमेंट बनने वाला है। अब इसको देख के आसानी से बता सकता हूं क्या ये फंक्शन वन वन है, यस। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, यस। इसकी रेंज भी तो 3 से 5 ही जा रही है, और कोडोमेन भी कितनी है, 3 से 5 भी। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया
अब निकालना तो बहुत सीधा सा काम है, निकालना तो क्या करना है कि 2x + 3 लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं y बराबर fx लिखा हुआ है, तो मैं 2x कितना हो जाएगा y - 3, x कितना हो गया y - 3 अपॉन x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, ये क्या हो जाता है कहीं ना कहीं ये। अब इनवर्स फंक्शन लिखना है तो चूंकि x के टर्म्स में ही लिख देते हैं अपन, तो f इनवर्स x या gx अगर लिखना है तो वो कितना हो जाएगा x - 3/2, और उल्टा हो जाएगा कहां से कहां तक 3 to 5 से लेके 0 to 1, ये इसका आंसर बन गया 3 to 5 से लेके 0 to 1। हो गया, चलो एक और सवाल लिखते हैं छोटा सा। f एक फंक्शन है a to b is defined as f a to b defined as fx equals to है 3x - 2 upon x - 3। a मुझे दे रखा है r - 3 और b भी मुझे दे रखा है r - 3। show that f of x is bisective, show that f of x is bisective and find f inverse, show that f of x is bisective and find f inverse। तो हमें पहले तो शो करना है कि बाइसेक्टिव मतलब बताना है कि कहीं ना कहीं ये 1 1 है ऑन 2 है, और फिर उसके बाद क्या निकालना है इसका इनवर्स भी निकालना है। बताओ इसको कैसे 1 1 1 2 बता सकते हो तुम, कोई भी तरीका जो तुम्हारे पास हो उसमें लगा सकते हो। मतलब चेक कर लो क्या तुम्हें 1 1 1 2 नजर आ रहा है ये। हाँ जैसे भी करना है कर लो ना, करो तो सही देखा, मना क्या कर रहा हूं मैं। जब तक मैं देख लूं ऑनलाइन वाले क्या कुछ नया लिख रहे हैं। सर आपने चैट डिसेबल कर दिया। नहीं डिसेबल नहीं किया, सही कर दिया। देखो
एक बच्चा पूछ रहा है सर आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई वजह है जिसलिए मुस्कुरा रहा हूं इतना? तुम्हें बताऊं क्या? आ गया बाइसेक्टिव आ गया? किसी भी तरीके से देख सकते हो, वैसे तो लीनियर अपॉन लीनियर है, और लीनियर अपॉन लीनियर है तो किसी से भी देख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 1 चेक करना है, 1 1 में उसी से चेक कर सकता हूं fx1 बराबर fx2 से, अगर कुछ नहीं याद आता तो। और इससे मुझे क्या मिल जाएगा? x1 बराबर x2, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 1। सिंप्लीफाई करते आ जाएगा, जैसे भी करो, है ना? 1 1 आ जाएगा। अब ऑन टू चेक करना है तो उससे कर लो, y बराबर fx को किस में कन्वर्ट कर लो? x बराबर gy में। तो उससे फायदा ये होगा कि वो भी चेक हो जाएगा और बाद में इनवर्स निकालने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख लें, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो x इक्वल्स टू y माइनस 3 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। तो x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। तो ये x बराबर कितना आ गया? gy। तो हम निकाल रहे हैं क्या? डोमेन ऑफ g कितनी हो जाएगी? y माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, y इज नॉट इक्वल्स टू 3। और यही तो क्या है, देखो इसकी रेंज, इसकी कोडोमेन भी तो ये दे रखी, बराबर रेंज ऑफ f, और ये किसके बराबर है? कोडोमेन। और कोडोमेन के बराबर है, देयरफॉर क्या आ गया? ऑन टू आ गया। तो 1 1 मैंने fx1 बराबर fx2 से देख लिया, और कोडोमेन मैंने इससे निकाल लिया, ऑन टू। अब 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भाई, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो निकालना कैसे? तो वो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एफ इनवर्स एक्स जो है वो जी एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। कहां से कहां तक हो जाएगा? b2a, b2a। आ जाएगा b2a। आ जाएगा, है ना? अच्छा, यहां हमें एक चीज और ऑब्जर्व करें, तो मैं देख रहा हूं कि इसका जो इनवर्स आया है वो कहीं ना कहीं वो खुद ही आ रहा है। और एक जगह मैंने जब इसका वो ये इस तरह का कन्वर्ट किया था मैंने, उसमें देखो रेंज में जब मैंने कन्वर्ट किया था y इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी को, तब x बराबर जी वाई ऐसा नहीं आया था सेम, तब कुछ और आया था। सवाल याद आता है? रेंज निकालने की जो चौथी अप्रोच थी उसमें y बराबर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी को भी मैंने कन्वर्ट किया था, लेकिन तब जब मैंने कन्वर्ट किया था तो x इन टर्म्स ऑफ y सेम वही नहीं आया था जो y इन टर्म्स ऑफ x है, लेकिन यहां आ गया है, यहां आया है। तो ये अगर तुम चाहो तो ऐसे याद भी रख सकते हो, कई बार काम भी आ जाता है कि ये जो होता है ना y इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, अगर इसमें d बराबर माइनस a हो, क्या हो? d बराबर माइनस a, या देखो d बराबर कितना है? माइनस a। तो अगर d बराबर माइनस a होगा तो आपका fx और f इनवर्स x हमेशा सेम आएगा, या यूं भी कह सकते हो तुम f ऑफ f हमेशा कितना आएगा? x आएगा। लेकिन ये कब आएगा? जब d किसके बराबर होगा? माइनस है। अदरवाइज तो फिर फंक्शन अलग आएगा और इनवर्स अलग आएगा। ऑब्जर्वेशन है, कभी काम आ जाए तो लिख सकते हैं डायरेक्ट भी
कि y इक्वल्स टू ax प्लस बी, अगर ये d और माइनस से सेम हो है ना तो फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, सेम, अगर d किसके बराबर हुआ, माइनस के। तो अगर d माइनस ए हुआ तभी ऐसा जादू होगा कि फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों क्या आ जाएंगे, सेम। अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगा, फिर फंक्शन कुछ और आएगा और उसका इनवर्स कुछ और निकल के आएगा, है ना। तो चाहे तो याद रख सकते हैं, एज ए रिजल्ट भी कम में ले सकते हैं अपन। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। फिर अभी इसके करेंगे, अभी शुरू किया है, इसके काफी सारे सवाल बाकी हैं जो अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क में बता दो क्या करके आना है। चलो, तो होमवर्क में लिखो फिर क्या करके आना है, शीट में ले लें थोड़ा। शीट में आ जाओ फंक्शन की। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में, नहीं, पार्ट फर्स्ट में अपन ने कहां तक कर लिया, एफ कर लिया क्या पूरा, बस F1 F2 ही की है ना। तो पार्ट फर्स्ट में ले लो, फिर F1 F2 तो अपन ने कर ही लिया, F3 F4 ले लो, पीरियड पीरियड वाले ले लेते हैं, है ना। चलो, तो होमवर्क में लिखें एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट F3 F4, है ना। पार्ट सेकेंड में आ जाओ, इसमें F शायद किया ही नहीं अभी अपन ने, E तो कर लिया ना, F नहीं किया। पार्ट सेकेंड F1 टू F4 4 ही सवाल है, और पार्ट थर्ड में भी हम ले सकते हैं E1 और F1। पार्ट थर्ड में E1 और F1 एक एक ही सवाल है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं। और 2 पार्ट फर्स्ट में हम 16 तक कर चुके हैं ना, 17 तक कर चुके हैं। 2 में ज्यादा होमवर्क ही नहीं बन रहा है। 2 पार्ट सेकेंड में कहां तक कर चुके हैं, 11 तक, है ना। इसमें बन जाएगा शायद 4 सवाल बन जाएंगे, 12, 13, 14, 15, 16 भी बन जाएगा। चलो, तो इसमें ले लो एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 to 16, 12 to 16 ये करके आना है। एक बच्चा लिख रहा है बस बहुत है सर। 11 भी नहीं हुआ है, 11 तो कर लिया होगा आइडेंटिकल वाला, 11 भी, 11 से लिख लो, नहीं हुआ तो आइडेंटिकल हो तो देख के पता लग जाए। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में है F3 F4, पार्ट सेकंड में है F1 टू F4, पार्ट थर्ड में है E1 F1, एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में है 11 to 16। अब 16 भी इनवर्स का है, हाँ ठीक है, तो उसमें इनवर्स वाले को नहीं देखेंगे और क्या है ना। अच्छा, मैं तुम्हें वो राज की बात तो बताने भूल गया ना, मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि भाई आज तुमने 11th वाले 3 क्वेश्चन दोबारा कराए ना। अरे आज तुमने 11th वाले 3 क्वेश्चन दोबारा कराए ना, तो मैंने आज जो 12th में पढ़ाना था उसमें 3 क्वेश्चन कम करा दिए तुम्हें। अब उसमें क्या है कि जैसे तुम पूछोगे, मैं मना करूंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा मना किया। हाँ, अरे हाँ ना। और अगर मुझे कुछ चीज पढ़ानी है उसमें थोड़ा कम पढ़ा दूंगा तो तुम्हें क्या पता लगेगा कम पढ़ाया।
सही कह रहा हूं ना? नहीं नहीं, देखो डाउट पूछना तुम्हारा क्या है, हक, बताना हमारा क्या है, फर्ज। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मर्जी क्यों है यार, ऐसे गलत बात, बताना तो हमारा क्या है, फर्ज है। अच्छा, इस पे ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखो सीधा बाउंसर मारे सर। ठीक है, तो ये होमवर्क मैंने लिख दिया है जो तुम्हें करके आना है ना? ठीक है, ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं नो कमेंट। ठीक है, चलो।